नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की हैप्पी दीपावली, सीएम का 3% डीए देने का ऐलान, त्योहार से पहले मिलेगा एरियर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिवाली के अवसर पर अपने कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। कर्मचारियों को अप्रैल से सितंबर तक के एरियर की राशि भी दिवाली से पहले मिल जाएगी और अक्टूबर के वेतन के साथ नवंबर में डीए नियमित रूप से मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के अभी तक की देय राशि जुलाई 2023 से लेकर मार्च 2025 तक के एरियर की अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। एचआरटीसी में बसें चलाने के लिए चालक परिचालक की जरूरत, सीएम सुक्खू की दो टूक, अधिकारियों का होगा युक्तिकरण, समय पर मिलेगी पेंशन। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि एचआरटीसी में अधिकारियों की संख्या को कम करने की आवश्यकता है। एचआरटीसी के बेड़े में 3000 बसें हैं जिनके लिए चालक परिचालकों की सबसे ज्यादा जरूरत है। सरकार एचआरटीसी को घाटे से निकालने के लिए काम कर रही है और कर्मचारियों पेंशनरों के हित में निर्णय लिए जाएंगे। सरकार एचआरटीसी को अनुदान देती है और घाटे की भरपाई भी करेगी। पेंशनरों को 15 तारीख तक पेंशन मिल जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अपने सरकारी आवास ओक ओवर में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि एचआरटीसी के बेड़े में 3000 बसें शामिल हैं। उन्हें चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत चालक परिचालकों की है, जबकि निगम में अधिकारियों की भी बड़ी फौज है। सरकार यह देख रही है कि कितने अधिकारियों की कहां पर जरूरत पड़ेगी। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों के मेडिकल बिल 1 सप्ताह में होंगे क्लियर, पुरानी पेंशन स्कीम पर भी सीएम ने दिया बयान। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के अधिवेशन में पुरानी पेंशन योजना पर विचार करने की बात कही। उन्होंने बिजली बोर्ड में सुधार की आवश्यकता बताई और वहल प्रोजेक्ट के खर्च पर चिंता जताई। कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने के लिए 2200 करोड़ रुपये जारी किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि बुधवार को पीटरहॉफ में राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के दो दिवसीय आम अधिवेशन का शुभ आरंभ किया। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड की कर्मचारियों की यूनियन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद पुरानी पेंशन योजना देने पर आने वाले समय में विचार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने जीती बड़ी कानूनी लड़ाई, वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति से मिलेंगे 401 करोड़, सीएम सुक्खू ने खुशी जाहिर कर क्या कहा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मसोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड से वाइल्ड फ्लावर हॉल संपत्ति के 401 करोड़ रुपए प्राप्त करने का कानूनी अधिकार जीता। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार राज्य को संयुक्त उद्यम कंपनी के बैंक में जमा राशि और शेयर होल्डिंग्स का 50% मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इस जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि सरकार राज्य के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डीए पर 3,62,000 कर्मचारी व पेंशनर्स गदगद, 800 से 8,000 का होगा लाभ, अब कितने % भुगतान बाकी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ते की घोषणा की है, जिससे 1,91,000 कर्मचारियों और 1,71,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली से पहले यह घोषणा की, जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहीं अप्रैल से सितंबर तक का डीए तुरंत मिलेगा। हिमाचल में 28 सरकारी स्कूलों का घटाया दर्जा, शिमला का आंकड़ा सबसे ज्यादा, 2.5 साल में 1353 संस्थान हुए बंद व मर्ज। हिमाचल सरकार ने कम छात्र संख्या के कारण 28 स्कूलों का दर्जा घटा दिया। 12 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अब उच्च विद्यालय और 16 उच्च विद्यालय माध्यमिक विद्यालय बने। शिमला जिले के सबसे अधिक 22 स्कूल प्रभावित हुए। सरकार ने यह निर्णय 3 महीने पहले लिया था, लेकिन दाखिलों की उम्मीद में इंतजार किया। इसी तरह 16 राज्य के उच्च विद्यालयों का दर्जा घटाकर इन्हें मेडिकल स्कूल माध्यमिक पाठशाला रखा गया। इनमें 5 से कम विद्यार्थी होने के कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है। सीएम सुक्खू ने RGSSY के अंतर्गत ई टैक्सियों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज अपने सरकारी आवास ओक ओवर से राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 18 ई टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। शिमला जिले के 4, कांगड़ा और किन्नौर जिलों के 3, चंबा, कुल्लू और सोलन जिलों के 2 तथा हमीरपुर और सिरमौर जिलों के 1 युवा को ई टैक्सियां प्रदान की गई। राज्य सरकार ने इन टैक्सियों की खरीद के लिए 1,28,00,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को ई टैक्सियों की खरीद के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करती है और अब तक राज्य के 79 पात्र युवाओं को
5 करोड़ 64 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार मिलेगा, बल्कि इन ई टैक्सियों को सरकारी विभागों और निगमों के साथ जोड़कर 5 वर्षों की अवधि के लिए आय भी सुनिश्चित होगी, जिसमें 2 वर्ष के विस्तार का प्रावधान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के वित्तीय बोझ को कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में अब तक 40 पात्र युवाओं को ई टैक्सी खरीदने के लिए 2 करोड़ 72 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की है। इस छात्र किस क्षेत्र में कमजोर पहचान सकेंगे शिक्षक, स्कूलों में लागू होगा होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। हिमाचल प्रदेश ने परख सर्वे 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में शीर्ष 5 राज्यों में अपना स्थान सुनिश्चित किया। यह उपलब्धि इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हिमाचल 21वें स्थान पर था। बच्चों के सीखने के स्तर में आए इस उल्लेखनीय सुधार को बनाए रखने और इसे अगले स्तर तक ले जाने के उद्देश्य से SCERT और परख के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को प्रदेश के स्कूलों में प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर अधिकारियों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। वह परख द्वारा विकसित यह प्रगति कार्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप तैयार किया गया। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि यह केवल छात्रों की अकादमिक उपलब्धियों पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और रचनात्मक विकास को भी समान रूप से महत्व देता है। रोहड़ू में दलित बच्चों का आत्महत्या मामला, ASI मंजीत को निलंबित करने के आदेश जारी, पीड़ितों को मिलेगी सुरक्षा। जल्लीमड़ा गांव में बच्चे के आत्महत्या के मामले में प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग ने मामले की जांच कर रहे ASI मंजीत को निलंबित करने के आदेश जारी किए। आयोग के SDPO रोहड़ू से भी इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगेगा। बुधवार को आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार धीमान ने रोहड़ू रेस्ट हाउस में नाबालिग बच्चे की मौत प्रकरण को लेकर स्थानीय प्रशासन से मामले की रिपोर्ट तलब की। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस ने मामले में अभी तक जांच को संतोषजनक नहीं पाया गया। वह पुलिस की शुरुआती जांच में ही मामले में ढील बरतने की वजह से जांच प्रभावित हुई है। अध्यक्ष ने कहा कि शुरुआती मामले में जब 20 सितंबर को FIR दर्ज की गई तो मामला अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धाराओं के साथ दर्ज नहीं किया गया। मंत्री राजेश धर्मानी बोले, स्टार्टअप के जरिए युवाओं को होगी 5 लाख रुपए की फंडिंग। नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी ने हिमुडा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि युवाओं के स्टार्टअप को हिमुडा स्टार्टअप एंड स्टूडेंट इनोवेशन पॉलिसी के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। इस नीति में हिमुडा की ओर से 1 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए के स्टार्टअप फंड का प्रावधान किया गया और युवाओं के स्टार्टअप को प्रति प्रस्ताव 5 लाख रुपए की फंडिंग दी जाएगी। धर्मानी ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। यह नीति प्रदेश में जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम को आकार देने में भी भूमिका निभाएगी। इस छुआछूत को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विभाग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को करना चाहिए शुरू। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि छुआछूत और हर तरह के भेदभाव को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विभाग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को शुरू करना चाहिए। प्राचीन भारतीय समाज में भी अंतरजातीय विवाह स्वीकार थे, लेकिन मध्यकाल की बुराइयों के कारण गलत धारणाओं ने हमारी संस्कृति एवं सभ्यता के समृद्ध मूल्यों और सिद्धांतों को धूमिल कर दिया है। शांतनु सत्यवती का विवाह, सत्यवान सावित्री, दुष्यंत शकुंतला अंतरजातीय विवाह के उदाहरण है। रामायण में सबरी और निषाद राज से जुड़े उदाहरण जाति, लिंग, स्थिति या किसी अन्य कारण से भेदभाव की वकालत करने वाले लोगों के लिए भी आंखें खोलने वाले हैं। चीन के साथ सिपकिल्ला के रास्ते अगले साल से होगा कारोबार, विदेश मंत्रालय के साथ किया पत्राचार। किन्नौर के पू खंड में पड़ने वाले सिपकिल्ला के रास्ते चीन के साथ व्यापार अगले साल से शुरू होने की तैयारी शुरू हो गई है। व्यापार शुरू करने के लिए विदेश मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग ने विदेश मंत्रालय से पत्राचार किया है। विभाग ने व्यापार को शुरू करने के लिए मंजूरी और गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। बता दें कि विदेश मंत्रालय से मंजूरी के बाद कारोबारियों को उपायुक्त किन्नौर की ओर से पास जारी होंगे। वहीं इंडो चाइना व्यापार मंडल संघ ने 150 कारोबारियों के पास बना
बनाने के लिए आवेदन भी किया है। हालांकि गाइडलाइन जारी नहीं होने के चलते इस बार पास जारी नहीं किए गए। मुख्यमंत्री सुक्कू ने भी अगले साल से इस रास्ते व्यापार शुरू करने की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने पास देने का अधिकार किन्नौर के उपायुक्त को 4 जुलाई 2011 को दिया था। 2019 तक उपायुक्त किन्नौर हर साल 1 जून से 30 नवंबर के बीच व्यापार शुरू करने और बंद करने के संबंध में वार्षिक आदेश जारी करते रहे। साल 2020 में कोविड महामारी फैलने के बाद से अब तक व्यापार शुरू करने के आदेश जारी नहीं किए गए। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत और चीन के बीच व्यापार फिर शुरू करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। बीएड की फर्जी डिग्रियां बेचने के दोषी को 3 साल कारावास, अदालत ने सुनाया फैसला। बीएड की फर्जी डिग्रियां बेचकर युवाओं से ठगी करने के आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने दोषी को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 50,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी के खिलाफ कांगड़ा में 8 मामलों में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामलों में यह सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश हकीकत ढांडा के अदालत ने यह फैसला सुनाया। आरोपी बोधराज निवासी केल तहसील डलहौजी जिला चंबा के खिलाफ विभिन्न युवाओं ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आरोपी धर्मशाला में रहता था और उसने युवाओं को अपने झांसे में लिया था। अवैध कब्जे हटाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम आदेश जाने पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 5 अगस्त 2025 के फैसले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की खंडपीठ ने त्रिलोचन सिंह बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश व अन्य मामले की सुनवाई में दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 163A को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। यह धारा वर्ष 2000 में अधिनियम में जोड़ी गई थी, जिसका उद्देश्य सरकारी भूमि पर एक मुफ्त नियमितीकरण के माध्यम से अवैध कब्जा धारकों को राहत देना था। इसके तहत 15 अगस्त 2002 तक कुल 1,67,339 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें लगभग 24,198 हेक्टेयर भूमि पर कब्जों की बात सामने आई थी। धर्मशाला निवासी याचिकाकर्ता त्रिलोचन सिंह ने भी 8 अगस्त 2002 को आवेदन किया था। उनका कहना है कि वे अवैध अतिक्रमणकारी नहीं है, बल्कि ग्राम पंचायत से उन्हें विधि सम्मत रूप से भूमि पट्टे पर मिली थी। वे 5 दशकों से वहीं निवास कर खेतीबाड़ी कर रहे हैं। आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने उनका पक्ष सुने बिना आदेश पारित किया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। अदालत ने मामले की सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए सरकार को निर्देशित दिया है कि अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया 28 फरवरी तक कानून के अनुसार पूरी की जाए। सुनहानी सुकड़ी सड़क 15 नवंबर तक रहेगी बंद, जाने नया रूट। अमरपुर से राहिया एवं सुकड़ी से सुनहानी सड़क का उन्नयन अथवा अपग्रेडेशन का कार्य नई तकनीक से चला हुआ है। लोक निर्माण विभाग उपमंडल बरठी के सहायक अभियंता सचिन नड्डा ने बताया कि इस सड़क पर वाहनों के निरंतर भारी दबाव के कारण सीमेंट बेस्ड उन्नयन कार्य करने में बाधाएं आ रही थी। उन्होंने बताया कि एसडीएम ने 5 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सुनहानी से सुकड़ी सड़क को वाहनों के लिए वर्जित किया। आदेशों के अनुसार इस दौरान सभी वाहन वाया बरठी, सुनहानी, शेर झडुंदा होकर जाएंगे। हिमाचल में इस दिन तक साफ रहेगा मौसम, जानिए अपडेट। देवभूमि हिमाचल प्रदेश से इन दिनों अपने सबसे मनमोहक रूप में मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक यानी 20 अक्टूबर तक आसमान साफ रहने की भविष्यवाणी की है, जिससे यह समय पहाड़ों की यात्रा के लिए बेहतरीन बन गया है। पर्यटन प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारी बर्फबारी के बाद बंद हुआ रोहतांग दर्रा अब एक बार फिर खोल दिया गया। करीब 2 फीट मोटी बर्फ की चादर ओढ़े इस दर्रे को पार करने की अनुमति फिलहाल केवल शक्तिशाली 4x4 यानी कि 4x4 वाहनों को ही दी जा रही है। मंगलवार को लगभग 25 वाहनों ने इस बर्फीले मार्ग से रोहतांग की यात्रा की। अब लाहौल में सेल्फी का शौक पड़ेगा महंगा, नियम तोड़ा तो देना होगा भारी जुर्माना। देवभूमि हिमाचल के लाहौल में प्राकृतिक सुंदरता का दीदार करने पहुंच रहे पर्यटकों को अब अपनी जान जोखिम में डालकर तस्वीरें और सेल्फी लेना महंगा पड़ सकता है। लाहौल स्पीति पुलिस ने पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक सख्त निर्देश जारी किया, जिसके तहत कॉक्सर से लेकर तांदी संगम तक नदी के बहाव क्षेत्र में उतरने पर 1000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। लाहौल स्पीति की एसपी शिवानी मेहला ने बताया कि देश और विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक लाहौल की वादियों का लुत्फ उठाने आते हैं। अक्सर देखा गया है कि ये सैलानी कॉक्सर से तांदी संगम के बीच और यहां तक कि नालों के पास भी रोमांचक फोटो और सेल्फी लेने के लिए खतरनाक तरीके से नदी के किनारे या पानी में उतर जाते हैं।
इस 16, 17 और 18 अक्टूबर को इन इलाकों में रहेगा पावर कट। देखें पूरी शेड्यूल। जब मंडी जिले के विभिन्न हिस्सों में अगले 3 दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग ने आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्यों के चलते 16, 17 और 18 अक्टूबर को मंडी, बग्गी और सुंदरनगर उपमंडलों के कई क्षेत्रों में बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया है। इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक लोगों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। स्लाइडिंग की चपेट में आया बहा गांव, कई मकान हुए क्षतिग्रस्त। भारी बरसात के कारण स्वार घाट के साथ लगती जिला सोलन के नालागढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत बहा का बहा गांव भारी लैंड स्लाइड की चपेट में आ चुका है। इस लैंड स्लाइड में कई परिवारों के रिहायशी मकान और पशुशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई है। बहा गांव के ऊपर पहाड़ी से यह स्लाइड हो रहा है। इसमें कई मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तो कई मकान अंदर ही अंदर धंसते जा रहे हैं। वहीं कई लोगों के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी है जो कि रहने के लायक नहीं बचे हैं। हालांकि हल्का पटवारी द्वारा इस गांव का निरीक्षण किया गया था। इन परिवारों ने स्थानीय प्रशासन और सरकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है और उन्हें रहने के लिए अन्य सुरक्षित जगह जमीन देने की गुहार लगाई है। बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसित में पुराने भवनों को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू। जब बाबा बालकनाथ मंदिर दियोटसित में पुराने भवन डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भवनों के डिसमेंटल होते 65 करोड़ के एडीबी प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। जानकारी के अनुसार पुराने भवनों को डिसमेंटल करने के लिए 3 प्रॉपर्टियों को 15,88,500 रुपये में काम अवार्ड किया गया था। बकरा स्थल, सत्संग हॉल, 7 नंबर सराय तथा आयुर्वेदिक अस्पताल भवन को 40 से 60 दिनों के भीतर डिसमेंटल कर मंदिर न्यास को सौंपा जाएगा। वहीं भवनों को डिसमेंटल करने के दौरान निकलने वाला मटेरियल बोलीदाताओं का होगा। बता दें कि मंदिर के कायाकल्प के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा 65 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है। पांवटा साहिब में नशीले कैप्सूलों की खेप बरामद, 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरफ्तार। सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब में पुलिस ने 3120 नशीले कैप्सूलों की खेप बरामद करते हुए 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब पुलिस को सूरजपुर इलाके में नशीले पदार्थों की बड़ी सप्लाई होने की विश्वसनीय सूचना मिली थी। सूचना मिलते पुलिस टीम ने तुरंत जाल बिछाया और सटीक दबिश दी। मौके पर पुलिस ने 2 युवकों सुन्नी सैनी उम्र 28 वर्षीय पुत्र बलूराम और अशोक के उम्र 39 वर्षीय पुत्र अंतुराम निवासी रूहल की तहसील बहत जिला सहारनपुर यूपी के कब्जे से भारी मात्रा में यह नशीली खेप बरामद की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। मंडी के 3 प्रोजेक्टों को केंद्र की मंजूरी। जब मंडी के 3 प्रोजेक्टों को एफसीए ने हरी झंडी दे दी है। एफसीए की मंजूरी के बाद इन प्रोजेक्टों को कानूनी रूप से सिरे चढ़ाया जा सकेगा। मंडी के 96 प्रोजेक्ट अभी भी एफसीए के फेर में फंसे हुए हैं, जबकि गत 3 सालों में ऐसे 30 मामलों में वन संरक्षण अधिनियम के तहत क्लियरेंस केंद्र से मिल पाई है। मंडी के 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति स्टेज 2 अप्रूवल प्राप्त हुई है। इनमें लोक निर्माण विभाग जोगिंदर नगर डिवीजन की भरारू से बनोगी सड़क निर्माण, कृषि विभाग की उपमंडलीय मृदा संरक्षण अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण बागसियार तथा लोक निर्माण विभाग के नेरचौक डिवीजन की टांडा कोहला टिकरी कवाल कोठी सिद्ध कोठी सड़क बाया बाबा बालकनाथ मंदिर थापड़ा सड़क शामिल है। मंडी वन वृत्त से संबंधित कुल 96 मामले अभी भी केंद्रीय मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इनमें न्यायिक विभाग के ही 9 मामले हैं। आपदा राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का अंशदान। जी मुख्यमंत्री सुखवीर सुक्खू को आज यहां टीवीएस मोटर्स के वाईएस गुलेरिया ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह राशि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद करने में मददगार साबित होगी। उन्होंने समाज के दानी सज्जनों और संपन्न वर्ग के लोगों से इस कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने का आग्रह किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक हरदीप बाबा, टीवीएस मोटर्स के प्रतिनिधि प्रसाद कृष्णन, वाई वासुदेव और चमन लाल तथा बद्धी बरोटी वाला नालागढ़ उद्योगपति संघ के महासचिव रजनीश विज भी उपस्थित थे। भारत के बाद अफगानिस्तान से भी पीटा पाकिस्तान, सेना का सरेंडर, तालिबानियों ने हथियार भी छीने।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेना के बीच चल रही लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं डूरंड रेखा से चल रहा गतिरोध कंधार तक पहुंच गया। मैं स्पिन बोल्डक गेट के पास तालिबान और पाक सेनाओं के बीच युद्ध जारी है, जिसमें तालिबान ने दावा किया है कि महज 15-20 मिनट के भीतर ही पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यही नहीं, तालिबानियों ने पाक सेनाओं के हथियार भी जब्त कर लिए। मैं सोशल मीडिया पर भी इसकी खबरें वायरल हो रही है। गौरतलब है कि इससे पहले डूरंड रेखा पर रात भर चले अफगान सैनिक कार्रवाई में 58 पाकिस्तान के जवान मारे गए थे। अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात की सेनाओं ने शनिवार रात विवादित डूरंड रेखा के पास कई अफगान प्रांतों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता जहीहुल्ला मुजाहिद ने बताया कि डूरंड रेखा के पार जवाबी कार्रवाई के दौरान 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 30 अन्य घायल हो गए। अभियान के दौरान कई हथियार भी जब्त किए गए। हालांकि अभियान के दौरान 9 अफगान सैनिकों की मौत तो हो गई है और 16 घायल हुए, जबकि 20 पाकिस्तानी सुरक्षा चौकियां नष्ट की गई थी। श्री जबीहुल्ला मुजाहिद ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन का जवाब खाली नहीं जाएगा। नेरचौक में शुरू होगी रोबोटिक सर्जरी। मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान सीएम सुक्कू ने किया ऐलान। मेडिकल यूनिवर्सिटी को सरकाघाट भेजने की घोषणा के बाद मची सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू ने नेरचौक मेडिकल पहुंचे तो उन्होंने बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने को सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया। सीएम ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाएं मुहैया करवाने का सरकारी संकल्प भी दोहराया दिया। सीएम ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी किए जाने का ऐलान कर दिया। राज्य सरकार इसी साल में यह सुविधा प्रदान करने जा रही है। शिमला के चमियाना और टंडा के बाद नेरचौक तीसरा मेडिकल कॉलेज बन गया, जहां पर सुक्कू सरकार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा मरीजों को प्रदान करने वाली है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्कू ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मेडिकल कॉलेज नेरचौक के कार्यक्रम IRIS 2025 की अध्यक्षता की। एक ब्लड सैंपल से होंगे 100 टेस्ट। सीएम बोले, दिल्ली एम्स की तर्ज पर हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में मिलेगी सुविधा। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में स्मार्ट डायग्नोस्टिक लैब बनाई जाएगी। इसके तहत एक ही ब्लड सैंपल से मरीज के 100 टेस्ट हो पाएंगे। दिल्ली एम्स की तर्ज पर यह सुविधा हिमाचल के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए स्मार्ट डायग्नोस्टिक लैब खोली जाएंगी और इसके ऊपर सरकार करीब 75 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंचे सीएम सुखविंदर सुक्कू ने ऐलान किया कि अब एक ही ब्लड सैंपल से खून के 100 टेस्ट हो पाएंगे। इलाज के लिए आए मरीज से बार बार ब्लड सैंपल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार भवन बनाने की बजाय मेडिकल कॉलेजों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की ओर बढ़ रही है। गुणवत्ता अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। बद्दी में विश्व मानक दिवस पर कार्यक्रम के दौरान बोले सांसद अनुराग ठाकुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत अब गुणवत्ता को विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता के रूप में स्वीकार कर चुका है। उन्होंने कहा कि प्रमाणित, चिन्हित और सुरक्षित उत्पादों की मांग करना हर उपभोक्ता का अधिकार है और जब उपभोक्ता गुणवत्ता पर जोर देता है तो बाजार उत्कृष्टता के साथ प्रतिक्रिया देते हैं। अनुराग ठाकुर मंगलवार को भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS द्वारा बद्दी में विश्व मानक दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने भारत की गुणवत्ता पारिस्थितिकी को मजबूत करने और मेक इन इंडिया के विजन को साकार करने के लिए मानक उत्कृष्टता हेतु 5 सूत्रीय एजेंडा प्रस्तुत किया। दिवाली पर हिमाचल सरकार की तैयारी, लाई जाएंगी 250 से ज्यादा स्पेशल बसें। दिवाली के मौके पर बाहरी राज्यों में कामकाज करने वाले हिमाचली अपने घरों को लौट सकें, इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने विशेष तैयारी की है। दिवाली पर पर्व 20 अक्टूबर को ही है। दिवाली के मौके पर बाहरी राज्यों में कामकाज करने वाले हिमाचली अपने घरों को लौट सकें, इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC ने विशेष तैयारी की है। दिवाली पर पर्व 20 अक्टूबर को है। इससे पहले HRTC 17, 18 और 19 अक्टूबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से प्रदेश के विभिन्न जिलों व राज्य के भीतर 250 से ज्यादा स्पेशल बसें चलाएगा। इन बसों के माध्यम से कांगड़ा, मंडी, ऊना, हमीरपुर, चंबा, शिमला, बिलासपुर सहित अन्य जिलों के यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। रोहडू में जातिगत भेदभाव जांच से असंतुष्ट SC कमीशन ने दिए IEO के निलंबन के आदेश से DSP को भी किया तलब।
जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल में बच्चे के साथ जातिगत उत्पीड़न मामले में अनुसूचित जाति आयोग ने सख्ती दिखाई है। आयोग के चेयरमैन कुलदीप कुमार धीमान जांच से संतुष्ट नहीं है। मैं जांच में ढिलाई की बात कहते हुए आयोग ने आईओ यानी जांच अधिकारी मंजीत सिंह के निलंबन के आदेश दिए। साथ ही डीएसपी रोहड़ू से भी जांच में ढिलाई को लेकर एक्सेप्लेशन तलब की है। 18 या 19 अक्टूबर जाने किस दिन मनाया जाएगा धनतेरस का त्योहार। भारत में हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी करते हैं। वहीं धनतेरस के त्योहार पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के साथ कुबेर देवता की पूजा की जाती है। इसी के साथ धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की भी भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। इस साल 18 अक्टूबर शनिवार के दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ दोपहर में 12:20 से होगा। वहीं 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर के 1:52 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी। सनातन शास्त्रों के अनुसार जिस दिन प्रदोष काल में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि पड़ती है उसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाने की परंपरा है। ऐसे में 18 अक्टूबर के दिन यह त्योहार मनाया जाएगा। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला अमेरिकी एक्सपर्ट टेलिस गिरफ्तार, चीन को भेजता था गुप्त जानकारी, परमाणु समझौते में भी था शामिल। भारत और दक्षिण एशियाई मामलों के अमेरिकी एक्सपर्ट एस्ले ने टेलिस को अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारत के खिलाफ वह बार बार जहर उगलता था, इसी कारण से उसे डीप स्टेट का भी हिस्सा माना जाता था। वह कई वर्षों से अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों को भारत और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों पर एडवाइस देता रहा। उस व्यक्ति पर गोपनीय जानकारी को लीक करने का आरोप लगा। उस पर चीन को गोपनीय जानकारी देने का आरोप लगा। वह टेलिस जॉर्ज डब्ल्यू बुश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भी कार्यरत था। वह टेलिस भारत अमेरिका परमाणु समझौते की वार्ता में शामिल था। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।